Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to do sickle cell anemia, which is a type of the hemolytic anemia और normocytic anemia. ठीक है। अच्छा जी अब इसमें हमारे पास क्या होता है ना, ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब नॉर्मली हमें पता है कि हेमोग्लोबिन की 2 चेंज होती है ना। देखो सबसे पहले हमारे पास जो बच्चा होता है ना, तो उसमें 3 मंथ्स तक हमारे पास जो है वो प्रीडोमिनेंटली एच प्रेजेंट होता है। ठीक है, और 12 मंथ तक हमारे पास एच ख़त्म हो जाता है और हमारे पास एच जो होता है A1 वो प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है। और एच में हमारे पास 2 बेसिकली हमारे पास वो होते हैं। ठीक है, 2 अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन्स होती हैं और 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन्स होती हैं। ठीक है, अब बीटा में हमारे पास जो 6th पोजीशन है उसमें हमारे पास ग्लूटामिक एसिड की जगह पे, या ग्लूटामेट बेसिकली उसको हम कह सकते हैं, उसकी जगह पे अगर हमारे पास वेलिन आ जाए ना तो उसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास क्या होता है ना कि हमारे जो अब तो एच बन गया। ठीक है, अब एच जो होता है ना, इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी जो होती है ना वो बहुत कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाता है। ठीक है, अब हाइपोक्सिया में चला जाता है, हाइपोक्सिया में जब जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास आरबीसी की एक तो हेमोलिसिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, हेमोलिसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी आरबीसी की, और दूसरा हमारे पास जो आरबीसी ब्लड वेसल्स हैं ना उनकी हमारे पास ओक्लूजन भी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सिकल सेल जो होते हैं ना ये हमारे पास फंस जाते हैं ना, जब वो फंस जाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी वेसल की ओक्लूजन भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी अब आते हैं ना हमारे पास बिकॉज ऑफ द सिकल सेल ऑफ द आरबीसी कैन नॉट पास टू द स्मॉल वेसल्स। मैंने आपको बताया कि एक माइक्रोवास्कुलर ओक्लूजन हो गई और एक हमारे पास हेमोलिसिस शुरू हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास वैजो एक्लूसिव क्राइसिस हो जाते हैं। वैजो एक्लूसिव क्राइसिस ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा जी देखो अब हम लोग आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे, उसमें मैं आपको ये चीज़ें कंप्लीट भी करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा देखो इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास देखो सबसे पहले तो आपका सिकल सेल एनीमिया, तो एनीमिया के जो जनरल फीचर्स थे ना वो तो होंगे, लैसिट्यूड होगा, वीकनेस होगा, फैटीग होगा, पेलर होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो वैजो एक्लूसिव क्राइसिस है ना तो उसके फीचर्स भी आएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग ना ऊपर से शुरू करते हैं। ब्रेन में क्या होगा कि ब्रेन की वेसल्स जो हैं वो हमारे पास उनकी ओक्लूजन्स होंगी, उनको ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो पेशेंट स्ट्रोक में जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हार्ट में क्या होगा कि एक तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो अंजाइना हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास बोन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो सवेर बोन पेन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सिकल चेस्ट सिंड्रोम या एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, जिसको आप पल्मोनरी क्राइसिस कहते हो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपका ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ द माइक्रोवास्कुलर ओक्लूजन। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास स्प्लीन, ऑब्वियसली स्प्लीन में जाके वो जो है वो टूट रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, तो स्प्लीनोमेगैली हो सकती है। ठीक है, और स्प्लीनोमेगैली होगी। ठीक है, और इवन ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारे पास स्प्लीन इतना ज़्यादा काम करता है ना कि वो स्प्लीन फिर मरना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब वो मरना शुरू हो जाएगा तो हाइपोस्प्लीनिज्म हो जाएगा और ऑटोस्प्लीनेक्टमी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऑटोस्प्लीनेक्टमी यही है कि आपकी जो स्प्लीन है ना वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो गई है। ठीक है, अच्छा फिर इसमें हमारे पास हैंड फुट सिंड्रोम भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कि आपके हैंड और फुट्स जो होते हैं वो ऐसे पीले पड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक, अच्छा, और बोन मैरो जो है वो इसमें इन्फॉक्शंस वगैरह भी होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो आई है उसमें हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, वो उनकी भी ओक्लूजन्स हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली हमारे पास रेटिनोपैथी वगैरह भी हो सकती है पेशेंट में। ठीक है, दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, इसके अलावा आई पे आए तो रेटिनोपैथी हो गई, हार्ट पे आए हैं तो हमारे पास एंजाइना, हार्ट फेलियर वगैरह हो गया, हैंड पे हमारे पास हैंड फुट सिंड्रोम और हो सकता है। ठीक है, फिर लंग्स पे आए हैं तो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, जिसको सिकल चेस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, स्पिन पे आए हैं तो स्प्लीनोमेगैली हो गई, हाइपोस्प्लीनिज्म हो गया, ऑटोस्प्लीनेक्टमी वगैरह हो गई। ठीक है, अच्छा जी उसके अलावा अगर हमारे पास बस वैसा। ठीक है, अच्छा जी अब हम आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन पे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करवाना है, देखो जो हमारी जो वो है ना बेसिकली हमारी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसकी की बेस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करवाना है, देखो ब्लड टेस्ट करवाना है जिसमें आपका सीबीसी करवाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका एचबी कम होगा, एनीमिया है। ठीक है, इसके अलावा जो प्लेटलेट हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं ना वो नॉर्मल टू इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, इन कंपनसेशन बेसिकली। ठीक है, अब इसके बाद आप पेरिफेरल स्मेयर जब आप करवाते हो ना, पेरिफेरल स्मेयर, तो उसमें आपको बेसिकली हमारे पास नज़र आता है टारगेट सेल्स। ठीक है, टारगेट सेल्स नज़र आते हैं। ठीक,
अच्छा जी, सही है। तो एचबी का लेवल कम है, आपका जो है वो डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का लेवल जो है वो नॉर्मल टू इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रेफरेंस में आपको जो है वो टारगेट सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है रेटिकुलोसाइट्स का काउंट जो है वो आपको सीबीसी में जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया वगैरह होगा पेशेंट में, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप करते हो सोडियम डाई थायनेट सोल्यूशन, ठीक है। अब सोडियम डाइथायनेट सोल्यूशन का क्या काम होता है ना, अच्छा बेसिकली हमने क्या किया ना कि आरबीसी और इस सोल्यूशन को जो सोडियम थायनेट सोल्यूशन है ना, इसको हम लोगों ने मिक्स किया है, ठीक है। अब जो मिक्स किया है ना, अगर हमारे पास HbA होगा तो कुछ नहीं होगा सोल्यूशन में, ठीक है। लेकिन अगर HbS प्रेजेंट होगा तो वो सोल्यूशन जो होगा वो टर्बिट होना शुरू हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि ये सिकल सेल है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा HbA इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दोगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास HbA कितना है, HbF कितना है और HbA1 कितना है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इन्वेस्टिगेशन आपको फिर बता देता हूँ। देखो सीबीसी करवाया जिसमें हमारे पास एचबी का लेवल कम आया है और रेटिकुलोसाइट काउंट का ज़्यादा है। प्रोफेसवेल में आपने टारगेट सेल्स बनाए हैं, ठीक है। सिकल सेल आपको बेसिकली नज़र आए हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोग जो है वो सोडियम डाइथायोनेट सोल्यूशन बेसिकली यूज़ करते हैं, तो जिसमें हमारे पास टर्बिट हमें नज़र आता है, ठीक है। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो हमारे डेविडसन में नहीं लिखी हुई लेकिन आप लोग कर लो, ठीक है। देखो हमारे पास एक चीज़ होती है सिकल सॉल्युबिलिटी टेस्ट, वो हम लोग कर लेते हैं, तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव आता है, ठीक है। इसके अलावा हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी करवाते हैं, तो वो उसमें भी हमें पता लग जाता है कि इसको सिकल सेल है, ठीक है। अच्छा एक अनबॉर्न बेबी है तो उसमें हम नियोटिक फ्लूइड देख लेते हैं और सिकल सेल की एज देख देते हैं, तो ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब आते हैं मैनेजमेंट पे ना सिकल सेल एनीमिया की, ठीक है। देखो सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास एक्यूट क्राइसिस होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, और एक हम लोग प्रोफाइलेक्टिकली क्या प्रिवेंशन के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास जब एक्यूट क्राइसिस का पेशेंट आएगा ना, तो सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट आ गया, उसको हेमोलिसिस हो रही है, बाकी ये सारी चीज़ें उनमें से कोई फीचर आ गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पेशेंट को रिहाइड्रेट करवाना है। रिहाइड्रेट बेसिकली वैजो क्लूसिव क्राइसिस है ना, तो आपने पेशेंट को रिहाइड्रेट करवा देना है कि ऑब्वियसली उसकी हेमोलिसिस होना शुरू हो गई, उसका आरबीसी का लेवल कम है, तो आपने कोशिश करनी है कि बॉडी के फ्लूइड्स पूरे करो, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी कैरिंग कैपेबिलिटी भी कम हो गई, तो ऑक्सीजन थेरेपी दे देनी है, एनाल्जेसिक्स एंटीबायोटिक्स और ट्रांसफ्यूजन्स दे देनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं प्रिवेंशन फॉर द एक्यूट क्राइसिस, ठीक है। अब अगर प्रिवेंशन की हम बात करें ना, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम लोग प्रोफाइलेक्टिकली हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक विच इज़ द पेनिसिलिन वो दे देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जितने भी हैं उनको हम लोगों ने पेशेंट को कहना है कि तुमने अवॉइड करवाना है, ठीक है। हमने पेशेंट को कहना है कि तुमने हाई एल्टीट्यूड्स पे नहीं जाना, तुमने अपनी हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी है, ऐसा ना हो कि तुम डिहाइड्रेट हो जाओ, और इन्फेक्शन से भी अपने आप को बचाना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक बेसिकली एक ड्रग होती है, ठीक है, जो हमारे पास डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका बेसिकली क्या काम होता है कि हमारे पास जो हमारे पास फीटल हेमोग्लोबिन है ना, इसका लेवल इंक्रीज़ करवा देती है बॉडी में। जो HbS होता है ना वो फीटल हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और आरबीसी का साइज़ वगैरह भी इसकी वजह से अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सी यूरिया है और हाइड्रोक्सी कार्बामाइड है, ठीक है। हाइड्रोक्सी यूरिया एंड हाइड्रोक्सी कार्बामाइड, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग रेगुलर ट्रांसफ्यूजन्स जो हैं वो करवाते रहते हैं, ठीक है। और एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशंस भी करवाते हैं कि इन सब चीज़ों से ठीक नहीं हो रहा तो आपने किसी और की बॉडी से बोन मैरो उठाना है जिसका ब्लड सेल्स ठीक है, वो आपने इसमें ट्रांसप्लांट करवा देना है, ठीक है। प्रिवेंशन में आपने क्या करना है, यही एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स को ठीक करना है, वो ड्रग्स जो आपके HbF का लेवल इंक्रीज़ करवाएं वो देनी है, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह करवाते रहने हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशंस करवानी है, ठीक है। दैट्स इट, वे डन विद द सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करवाते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।